नमस्कार, मेरा नाम समन नारायण उपाध्याय है। मैं संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय के विधिक अध्ययन विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए इस वीडियो लेक्चर को बना रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2005 में भारत की संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित करके देश की जनता को यह विश्वास दिला दिया था कि अब जनता देश के समस्त सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता पूर्ण कार्य देखने को पाएगी तथा वहाँ पर हो रहे घूस कांड को, यानी जो घूस मांगे जाते हैं उनको घूसा दिखा सकेगी। तो इस अधिनियम का उद्देश्य एक पारदर्शी शासन प्रशासन की स्थापना करना था, एक जवाबदेही प्रशासन को स्थापित करना था, जिससे कि जो भी शासकीय कर्मचारी हैं, शासकीय कार्यालय हैं, वहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं पूरी जवाबदेही के साथ हो सकें, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो सके तथा लोकतंत्र वास्तविक रूप में अपना आकार ले सके। इन्हीं उद्देश्यों के साथ इस सूचना का अधिकार अधिनियम में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि इस अधिनियम के अंतर्गत हम कौन-कौन सी सूचनाएं मांग सकते हैं। तो साफ तरीके से इसमें दर्शित कर दिया गया है कि केवल वही चीज़ें, वही दस्तावेज आपको प्राप्त हो सकते हैं किसी भी शासकीय कार्यालय से जो कि अभिलेखबद्ध हैं, किसी दस्तावेज के रूप में है, ज्ञापन के रूप में है। जैसे कि यहाँ आप पढ़ सकते हैं, ईमेल हैं, मत सलाह, जो कि मत सलाह भी ऐसे नहीं कि जिनको देने के लिए अलग से कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़े किसी शासकीय कार्यालय को, वो आपको नहीं प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन कोई मत या सलाह जो किसी नोट शीट पर या किसी और जगह पर नोटिंग के रूप में आ चुकी है, उन सब चीज़ों को प्राप्त करने का आपको अधिकार है। लेकिन ये दस्तावेज जब तक लोक दस्तावेजों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसे कि आप इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 74 के अंतर्गत देखते हैं, लोक दस्तावेज, उसके बाद आपका होता है एक प्राइवेट दस्तावेज। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स जो है आप 75 में देखेंगे वो नहीं दिए जा सकते। मतलब जब तक कि किसी भी फाइल पर या किसी भी विषय पर जो कार्रवाई चल रही है, जब तक कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती है, जैसे मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय के परीक्षा संबंधी उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब तक उसका अंक न जारी हो जाए, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होकर के उसके नंबर न जारी कर दिए जाए विश्वविद्यालय के द्वारा, तब तक आपकी उत्तर पुस्तिका लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आती, उन्हें आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वह उत्तर जारी कर दिया जाता है, तो वह उत्तर पुस्तिका लोक दस्तावेज की श्रेणी में आ जाती है, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे किसी अन्य शासकीय कार्यालय में कोई निविदा टेंडर पड़ा हुआ है और उस टेंडर को आप चाहते हैं कि आपके समक्ष उसकी कॉपी आपको दे दी जाए, तो उसकी कॉपी तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि टेंडर ओपन न हो जाए और टेंडर अंतिम रूप से किसी भी टेंडरर को अवार्ड न कर दिया जाए। तो ये लोक दस्तावेज समझना आवश्यक है आपके लिए। जब लोक दस्तावेज की श्रेणी में कोई दस्तावेज आ जाते हैं, तब उन्हीं संबंधित सूचनाओं को आप अभिलेखों के रूप में सर्टिफ़ाइड कॉपी के रूप में या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। उसे आप फ्लॉपी डिस्केट या ईमेल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको निर्धारित शुल्क जमा करने की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले बात ये आती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत हमें कितने रुपए का शुल्क जमा करना होगा। 10 रुपए का शुल्क जमा करना पड़ता है हर व्यक्ति को जो कि भारत का नागरिक है। अपना जो सेक्शन 6 के अंतर्गत आवेदन वो देता है लोक प्राधिकारी के समक्ष, किंतु यहाँ पर छूट ऐसे व्यक्तियों को है, ऐसे नागरिकों को है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। 10 रुपए का यहाँ पर आवेदन शुल्क उनको देने की आवश्यकता नहीं है बीपीएल वालों को, लेकिन इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना उनके द्वारा आवश्यक है कि वे बीपीएल की श्रेणी में आने वाले शख्स हैं। यह 10 रुपए का शुल्क आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर या नॉन जुडिशियल स्टैम्प के माध्यम से दे सकते हैं या कैश में जाकर के वहां जमा कर सकते हैं।
नॉन जुडिशियल स्टैंप आवश्यक है कि जिस राज्य के कार्यालय से संबंधित आप मांग रहे हैं, उसी राज्य का नॉन जुडिशियल स्टैंप होना चाहिए। यदि किसी केंद्रीय लोक कार्यालय से कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कोई भी तरीके से आप फीस जमा कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का नॉन जुडिशियल स्टैंप लग सकता है। अब आगे बात आती है कि हमने आवेदन लगा दिया, तो हमें जो अ, डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे वहाँ से रिटन इन्फॉर्मेशन, वो प्रति पृष्ठ की दर से हमें कितना वहाँ शुल्क जमा करना होगा। ज़ाहिर-सी बात है, यदि बीपीएल में हैं, तो आपको कोई भी शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहाँ भी स्थिति ये है कि यदि आपके बीपीएल के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले या उन्हें दिए जाने वाले जानकारियाँ इतने पृष्ठों में हैं कि उसका ₹2 प्रति पृष्ठ के हिसाब से ₹50 से अधिक का मूल्य हो जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी, जिसे आप जन सूचना अधिकारी भी कहते हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, वह सूचना माँगने वाले व्यक्ति को एक पत्र लिख कर के इस संबंध में सूचित करेगा कि आपके द्वारा माँगी गई जानकारी का मूल्य ₹50 से अधिक हो रहा है, ₹2 प्रति पृष्ठ के दर से कैलकुलेट करने के बाद, इसलिए आपको हम लिखित में यानी उन अभिलेखों की छायाप्रति नहीं प्रदान कर सकते, आप आकर के स्वयं निरीक्षण कर लें, ऐसा छत्तीसगढ़ में प्रावधान किया गया है। लेकिन जो बीपीएल वाले नहीं हैं, उनको ₹2 प्रति पृष्ठ के हिसाब से ए4 या ए3 साइज़ के पेपर के बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको दिए जाने फ़ोटोकॉपी करके, तो इस हिसाब से प्रत्येक पृष्ठ के दर से ₹2 का दर लगा करके कैलकुलेट करके दिए जाएँगे। अब फिर यदि फ्लॉपी डिस्केट में है तो वो ₹50 के हिसाब से वहाँ पर देना होगा और यदि सूचना ऐसे प्रकाशन के लिए नियत मूल्य अथवा प्रकाशन के दोनों की चायपत्ती के ₹2 प्रति पृष्ठ की दर से ये मुद्रित कागज़ के बारे में है, यहाँ पर आपको देना होगा। मैं भी वही पढ़ने लगा जो वहाँ पर हमने ऑलरेडी दे रखा है। अब कोई व्यक्ति कहता है कि हमें निरीक्षण करना है, तो यदि बीपीएल वाला है तो उसे तो कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन बीपीएल के अलावा अन्य कोई व्यक्ति है, तब उससे प्रथम 15 मिनट के कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएँगे, किंतु 15 मिनट के पश्चात ₹5 शुल्क लगेगा, जो कि 1 घंटे तक उनका उसमें चांस रहेगा कि देख सकते हैं, उसके हिसाब से फिर आपका रेट वही बना रहेगा ₹5 प्रति घंटे के हिसाब से मतलब अगले खंडों के लिए 15 मिनट के खंडों के लिए हर 15 मिनट के लिए आपका वो शुल्क लगता रहेगा ₹5 प्रति 15 मिनट की दर से। ये मैंने पहले बता दिया आप लोगों को कि यहाँ पर उनको कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं बीपीएल वालों को। आवेदन माँगने के लिए निर्धारित प्रारूप कोई नहीं दिए गए हैं सूचना का अधिकार अधिनियम में। यदि किसी कार्यालय ने कोई बना रखा निर्धारित प्रारूप तो वह एक तरीके से सुविधा प्रदान किए करने वाला हो सकता है। किंतु उस निर्धारित प्रपत्र में यदि कोई आवेदक ने आवेदन नहीं किया है, तो कोई भी लोक प्राधिकरण या जो सूचना अधिकारी केवल इसी आधार पर उसके द्वारा माँगी गई जानकारी प्रदान करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। प्रकटीकरण से छूट प्राप्त कुछ सूचनाएँ हैं, जो कि धारा 8 और धारा 9 में दी गई हैं, जिनमें कि आप देखेंगे सेकंड शेड्यूल में दिए गए 24 कुल सरकारी कार्यालय हैं, जैसे कि आपका उसमें आयुध, डिफेंस इन सब की हैं, जो कि आवश्यक है कि उनकी जानकारियाँ बाहर नहीं दी जाएँ क्योंकि उससे लोकजन को लाभ नहीं मिलेगा बल्कि उनको नुकसान ही होगा। कितने समय के भीतर जानकारी प्रदान किया जाना आवश्यक है लोक सूचना अधिकारी के द्वारा? निर्धारित किया गया सेक्शन 7 के अंतर्गत कि आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर लोक जनसूचना अधिकारी के लिए आवश्यक होगा कि वह जानकारी प्रदान करे सूचना माँगने वाले व्यक्ति को। यदि वह उसके प्राण एवं जीवन से संबंधित जानकारी है तो 48 घंटे के भीतर उनको जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है, यदि लोक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन गलती से आ गया, वो किसी और प्राधिकरण के पास जाना चाहिए था, तब प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने कार्यालय में उस एप्लीकेशन की प्राप्ति से 5 दिवस के भीतर दूसरे संबंधित कार्यालय में उसे प्रेषित कर दे। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि मान लीजिए कि जो आवेदन आए हुए हैं, वे आवेदन एक से अधिक लोक प्राधिकारियों के समक्ष रहने वाले विषयों से संबंधित हैं, तब ऐसी दशा में लोक प्राधिकारी जिसने वह आवेदन प्राप्त किया है, उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सभी अन्य संबंधित लोक प्राधिकारियों के समक्ष एक पोस्ट ऑफिस की तरह पोस्ट करता रहे, बल्कि बेहतर होगा कि वह वापस आवेदक को कर दे। अपील करने की समय सीमा अपील करने की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब
जन सूचना अधिकारी जिसे आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहते हैं, उसने गलत सूचना दी है या 30 दिवस के भीतर सूचना नहीं दी है या ऐसी जानकारी प्रदान की है जो कि जिससे कि आवेदक संतुष्ट नहीं है, तब उसके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला तो प्रथम अपील करना पड़ेगा। प्रथम अपील अधिकारी जो कि उसी लोक प्राधिकारी के कार्यालय में ही स्थापित किया जाएगा, तो उसके समक्ष करेगा। यह लोक प्राधिकारी जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ श्रेणी का अधिकारी होता है, जिसे कि क्वासी जुडिशियल पावर यहाँ पर प्रदान की गई हैं। यह आवेदन जन सूचना अधिकारी से असंतुष्टि से 30 दिवस के भीतर किया जाएगा और प्रथम अपील अधिकारी के लिए आवश्यक होगा कि आवेदन प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर उसको निस्तारित करे या विशेष परिस्थितियों में जिन्हें जैसे कि कुछ विशेष जैसे भी कोरोना काल चल रहा है या कोई और कारण है, तो 45 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से उसे उसका निस्तारण करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं करता है, तो यह उसकी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी बन जाएगी जिस पर कि संबंधित सूचना आयोग, यदि वह केंद्रीय है तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य का है तो राज्य सूचना आयोग उस पर कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई करने के लिए उसके संबंधित विभाग को लिख सकता है। तीसरी पार्टी से संबंधित कोई जानकारी है तो प्रकटन से छूट प्राप्त है, किंतु इसके बारे में यह आवश्यक है कि लोक प्राधिकारी यानी कि जो लोक प्राधिकारी हैं, उनके अंतर्गत नियुक्त जन सूचना अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि यदि प्रकटन किया गया तब स्थिति ऐसी हो जाएगी कि लोक हित को अग्रसर करने के बजाय यह संबंधित व्यक्ति जिसके संबंध में जानकारी मांगी गई है उसके हितों का उल्लंघन करेगा। तो ऐसी स्थिति में लोक प्राधिकरण में पदस्थ उस जन सूचना अधिकारी के लिए आवश्यक होगा कि वह तृतीय व्यक्ति से इस संबंध में लिखित में जानकारी मांग ले और उसकी सूचना आवेदक को भी प्रदान कर दे। किंतु यदि कोई जानकारी वहाँ से नहीं आती है तो एक युक्त समय रीज़नेबल टाइम के भीतर उसका निस्तारण कर दे और उसमें यदि अपने ओपिनियन के हिसाब से डिस्क्लोज़ करना आवश्यक है तो उसके कारणों को लिखित करते हुए इन्फॉर्मेशन प्रदान कर दे। यदि उसे लगता है कि इसको डिस्क्लोज़ करने से जनहित पब्लिक इंटरेस्ट एडवांस नहीं होगा, रादर वह रप्चर होगा, तो वो ऐसा भी नोटिंग करते हुए रिकॉर्ड पर डिस्क्लोज़ करने से मना कर दे और जिसने जानकारी मांगी है उसको जानकारी प्रदान करने से मना कर सकता है। अभिलेखों का रख-रखाव कंप्यूटरीकरण करके रखना चाहिए, स्वप्रकटन भी करना चाहिए, सब तो उसमें दे रखा है कि लोक प्राधिकरणों का दायित्व है कि जो भी उनके यहाँ जानकारियाँ हैं उनका अधिकतम कंप्यूटराइज़ेशन करे और जो सेक्शन 4 के अंतर्गत उनको स्वयं से प्रकट कर दे अपने वेबसाइट पर या फिर जो निर्धारित स्थान हैं जहाँ पर मैक्सिमम वो डिस्प्ले कर सकता है अपने ऑफिस के किसी विजिबल प्लेस पर, वहाँ भी कर दे। इस प्रकार से हम आज का यह वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। फिर फर्स्ट अपील और सेकंड अपील के बारे में डिटेल से अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।